आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से एक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से एक है और मोस्टली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है इलेक्ट्रो और फाइल। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा मैम? इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। फाइल का क्या मतलब हो जाएगा बेटा? समझिएगा, फाइल का मतलब हो जाता है लविंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सभी बच्चे और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सारे बच्चों को पता है, हमारी यूनिट 2 कवर हो रही है और यूनिट 2 में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब आज के टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ये सिलेबस डिस्कशन के टाइम पर ही बता दिया था कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी मेरा आपने सिलेबस डिकोडिंग ऑफ यूनिट 2 नहीं देखा है तो बेटा आप यूनिट 2 का सिलेबस डिकोडिंग जरूर देखिएगा। वहां मैंने हर एक टॉपिक के बारे में बताया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से सवाल किस लेवल का आता है। क्या वहां से सवाल लॉन्ग में पूछा जा सकता है, क्या वहां से सवाल शॉर्ट में पूछा जा सकता है, किस लेवल का वहां से सवाल पूछा जा सकता है, सब कुछ मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां मैं फिर से एक बार आपको शॉर्ट में बता देना चाहती हूं कि मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से एक है, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से एक है और मोस्टली यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है यहां से आपका यहां से भी आपका शॉर्ट पूछा जा सकता है या मे बी लॉन्ग भी पूछा जा सके। तो ये वाला जो पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस पर्टिकुलर टॉपिक से शॉर्ट में भी सवाल पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन जो मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ है यहां से शॉर्ट में सवाल आना बनता ही बनता है। जैसे कि मैम अभी 2025 में मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का सवाल आया था, उससे पहले भी 2024 में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का सवाल आ चुका था। हो सकता है मार्कोनी एंटी मार्कोनी दोनों चीजें पूछ ले, हो सकता है कि केवल एक पूछ ले, सिर्फ मार्कोनी या सिर्फ एंटी मार्कोनी। तो ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स में से है बेटा। ये पूरा देखना वीडियो को एंड तक और जो आपको मैं यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप एज इट इज हैंड रिटन नोट्स एग्जाम में दोगे, एग्जाम में लिखोगे बढ़िया से प्रेजेंट करके, तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। आप अपनी तरफ से कितनी भी चीजें यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हो जो रिलेवेंट हैं, लेकिन जो इररिलेवेंट है वो मत करना। लेकिन इससे जितना मैं लिखवा रही हूँ इससे कम लिखने का तो सोचना भी मत, क्योंकि हमें सेमेस्टर में क्या करना है, हमें मैम प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है। जितनी बढ़िया हमारी प्रेजेंटेशन होगी, जितने अच्छे तरीके से हम अपने आंसर्स को वहां पे प्रेजेंट करेंगे, उतने अच्छे हमारे नंबर आएंगे। तो एकदम अच्छे से प्रेजेंट करके आइएगा। सारी चीजें मैं बताती भी जाऊंगी कैसे कैसे करना है। तो पहला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैम जो आपने पहला शब्द यूज किया है वो यहाँ पर है इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटा हमारे पास ये शब्द है जो वो है इलेक्ट्रोफाइल। मैम इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? बेटा समझिएगा, इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल बेटा एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। यानी जिसमें क्या होता है मैम, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज है मैम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। मैम आपने हमसे बोला था कि कोई भी नई चीज पढ़ो तो सबसे पहले उसके नाम को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उस टॉपिक का नाम हमें बहुत कुछ बता देता है। तो हम यहाँ पे भी वो चीज कर सकते हैं। देखो ये दो शब्दों से मिलकर बना है इलेक्ट्रो और फाइल। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा मैम? इलेक्ट्रो का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। फाइल का क्या मतलब हो जाएगा बेटा? समझिएगा, फाइल का मतलब हो जाता है लविंग, यानी एक ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगी। जैसे कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आपका ऐसा मन होता है कि यार मैं कैसे भी इस चीज को ले लूं, कैसे भी ये चीज मेरे पास आ जाए, है ना? आपको बस वही चीज चाहिए होती है जो आपके पास नहीं होती है। ऐसा हम सबके साथ में होता है।
तो जिस इसके पास में जो चीज नहीं होगी उसी के लिए ये तत्पर रहेगा कि भाई कैसे भी मुझे ये चीज मिल जाए। जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी इसको क्या चाहिए मैम, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास डेफिनेटली मैम इलेक्ट्रॉन्स की कमी रही होगी। इसके पास क्या रहा होगा मैम, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रही होगी, इसीलिए इसकी डिमांड होती है इलेक्ट्रॉन की। इसी वजह से ये क्या होता है मैम, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। कहां जाना प्रेफर करता है मैम, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा रिच होता है वहां ये जाना प्रेफर करता है। ठीक है भाई, ये तो हमने टर्म देख लिया इलेक्ट्रोफाइल। एक और टर्म होता है बेटा हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या मैम, सबसे पहले आप हमें इसकी डिकोडिंग करके बता दीजिए, करते हैं। न्यूक्लियो मतलब क्या होता है भाई, न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, और फाइल मतलब क्या होता है मैम, अभी अभी आपने बोला फाइल का मतलब होता है लविंग, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है मैम, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब होता है क्या मैम, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। और जरा मुझे बताना न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है मैम, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर बना है, यानी उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, समझिएगा मैम, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होते हैं ना मैम जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है यानी ये क्या होते हैं मैम, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच है उसको क्या चाहिए मैम, उसको चाहिए न्यूक्लियस, यानी ये क्या चाहिए होते हैं इनको मैम, ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इनकी डिमांड रहती है कि कैसे भी इनको पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। तो दीज ऑल आर द न्यूक्लियस लविंग, इनको न्यूक्लियस बेसिकली पॉजिटिव चार्ज चाहिए होते हैं। तो ये क्या हो गया मैम, ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। समझ आया। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या, बेटा ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कर रहे होंगे तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल जो जाकर के ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या था, न्यूक्लियोफाइल क्या था। आई थिंक अभी ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। हम आगे किसकी तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं मैम, अब आपकी पहली हेडिंग आएगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा मैम, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा कहां पे मैम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन। कहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना प्रेफर करेगा मैम, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो जाएगा। भाई कैसे होगा, क्या इसकी स्ट्रैटेजी है, क्या इसका तरीका है, ये बता दीजिएगा मैम। समझिए यहाँ पर कौन सी रिएक्शंस होती है मैम, ये दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी मैम एल्कीन्स में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा और वो एल्कीन में ऐड हो जा रहा होगा। अगर कोई एल्कीन में, एल्कीन क्या होती है मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, अगर एल्कीन में कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो जा रहा है उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे मैम, उस रिएक्शन को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन ऑन। किसका एडिशन मैम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन। क्या बोला जाए इसको मैम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे दीज आर द रिएक्शंस, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दीज आर द रिएक्शंस इन विच, क्या होता है इनमें, दीज आर द रिएक्शंस इन विच इलेक्ट्रोफाइल, बताओ भाई इस रिएक्शन में क्या होता है, दीज आर द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोफाइल एडेड टू विच कार्बन एटम मैम, इलेक्ट्रोफाइल एडेड टू द कार्बन एटम ऑफ एल्कीन, इन विच इलेक्ट्रोफाइल एडेड टू द कार्बन एटम ऑफ मैम ऑफ एल्कीन। यहां पर क्या हो रहा होगा मैम, यहाँ एल्कीन के कार्बन एटम पर इलेक्ट्रोफाइल जाकर के क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। कैसे अटैक कर रहा होगा, इट इज अटैकिंग बाय द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे अटैक कर रहा है मैम, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अटैक कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं बाय द ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड। जैसे जैसे ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करता जा रहा है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके
मैम डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ये अटैक करता जा रहा है। तो बेसिकली मैम जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा मैम, ये ऐड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल से समझाइए मैम, विदाउट एग्जाम्पल तो हम समझ ही नहीं सकते। तो हमने क्या बना लिया बेटा, ये हमने बना लिया एक एल्कीन। अब इस पर अटैक किसका हो रहा है मैम, इस पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है। अब ये एल्कीन है, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, तो समझो कैसे होगा। लेट अस सपोज बेटा इस इलेक्ट्रोफाइल ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया। अब कार्बन क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना सकता है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल इधर से आ रहा है तो इस वाले बॉन्ड को इस वाले कार्बन पे मूव ऑन होना पड़ेगा। यानी हमारे पास क्या रिसीव हो जाएगा मैम, देखिए आपके पास में ये रहा कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी थे, यहाँ पर क्या रिसीव हो गया, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये रहा मैम कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी थे। यहाँ मैं लगा देती हूँ, यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, यहाँ पर तीसरा मैम इलेक्ट्रोफाइल आकर के ऐड हो गया। क्या ऐड हुआ मैम, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आकर के ऐड हो गया है। ठीक है जी, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आकर के ऐड हो गया। और दूसरा क्या मिला मैम, दूसरा आप सिंगल बॉन्ड बना दीजिएगा। यहाँ पर भी CH2 है। अब ये बॉन्ड क्या करा था मैम, ये डबल बॉन्ड जो था वो इस कार्बन पे मूव कर गया था। अब ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे चला गया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे आ गया बेटा आपके पास निगेटिव चार्ज। यानी हमारे पास क्या हो गया मैम, इधर जो CH2 था उसके पास में इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर गया है, और डबल बॉन्ड जो था वो मूव कर गया इस वाले कार्बन की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया मैम, निगेटिव चार्ज आ गया। इसको क्या बोलेंगे मैम, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल का क्या हुआ मैम, ऐड हुआ कहाँ पे, एल्कीन पे। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन। यहाँ एल्कीन कंपाउंड पे क्या हो गया मैम, यहाँ एल्कीन पे हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो क्या हो गया मैम, एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऐड हो गया। यानी इसका यूज कहाँ किया जाता है मैम, इट इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हुआ मैम, यहाँ एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम व्हाट मैम, फ्रॉम एल्कीन्स। यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ एल्कीन से एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये रही एल्कीन और एल्कीन से क्या बन गया मैम, एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब बेटा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, याद है मैंने आपको चैप्टर 1 में ही बोला था कि एल्केन एल्कीन एल्काइन बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक में मैं उनका यूज करूंगी और पूरी ऑर्गेनिक में उनका यूज है। इसीलिए मैंने बोला था कि जो फाउंडेशन लेक्चर है जो यूनिट 1 में था, इतना अच्छे से समझ लो, इतना अच्छे से समझ लो कि पूरी ऑर्गेनिक समझ आ जाए। अगर किसी बच्चे ने वो नहीं समझा होगा ढंग से तो यहाँ उसको दिक्कत आ रही होगी। तो अगेन आई वांट टू से कि अगर किसी बच्चे ने उसको ढंग से नहीं समझा है तो पहले तो जाकर के आप मेरा यूनिट 1 पूरा देखिएगा बेटा, अगर नहीं देखा है तो बाद में यूनिट 2 देखना, क्योंकि यूनिट 1 में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो एकदम बेसिक्स हैं, जो यहाँ यूज होने वाली हैं। डन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, जिसमें क्या हो जाता है मैम, यहाँ पर एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ, किससे मैम, एल्कीन से। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हुआ मैम, एल्केन्स का फॉर्मेशन हुआ एल्कीन से। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया है, कौन सा टर्म, मैंने यूज किया है बेटा एडिशन। मैंने क्या यूज किया मैम, आपने यूज किया है एडिशन। जैसे कि हमारे पास ये एल्कीन था, अब एल्कीन पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा मैम, इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे एडिशन। यानी कोई एक और चीज हमारे पास आकर के ऐड हो गई। जैसे कि ऐसा समझो आपका फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में कोई एक और इंसान आकर के ऐड हो रहा है, कोई एक नए बच्चे को भी आप अपने ग्रुप में ऐड कर ले रहे हो, इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको हम बोलेंगे एडिशन हो जाना। क्या बोलेंगे मैम, इसको कहेंगे एडिशन हो जाना। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखो, हमारे पास लेट अस सपोज यहाँ पर एक्स है, एक्स की जगह मान लो कि लेट अस सपोज क्लोरीन है ना। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी से भी करा दूं और क्लोरीन की जगह यहाँ पर मान लो ब्रोमीन आ गया, समझना बात ध्यान से, यहाँ क्लोरीन था लेकिन क्लोरीन की जगह अगर यहाँ ब्रोमीन आ गया, यानी एक को हटाकर अगर दूसरा आ रहा है, कोई एक इंसान रिप्लेस हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको सब्स्टिट्यूशन। अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा होता तो ये रिएक्शन हो जाती इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाकर ऐड हो रहा था, दैट इज व्हाई वो रिएक्शन क्या हो गई मैम, वो रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
कौन सी रिएक्शन हुई मैम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या मैम? एक को हटाकर दूसरे का आ जाना। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में से कोई एक बच्चा चला जाता है जिसको आपसे दोस्ती नहीं रखनी, वो चला गया सारी दोस्ती तोड़ के, लेकिन उसके बाद उसकी जगह कोई दूसरा इंसान आ गया कि चलो भाई मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाता हूँ या शामिल हो जाती हूँ, तो एक हटा और उसकी जगह कोई दूसरा आ गया, इसको हम बोलेंगे बेटा सब्स्टिट्यूट हो जाना। पहले वाले केस में कोई हटा नहीं था, सिर्फ आ गया था दूसरा कोई, दैट इज कॉल्ड एडिशन। अगर यहाँ किसी के हटने के बाद कोई आ जाता है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। डन? आई थिंक ये दोनों टर्म्स आपके क्लियर होंगे अभी। अब आई होप आपके एडिशन सब्स्टिट्यूशन दोनों टर्म्स क्लियर होने वाले हैं। तो मैम अभी आप एक एग्जाम्पल भी करवा दीजिए। चलो भाई एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास एक एल्कीन है ना। अब एल्कीन की रिएक्शन हम मान लो करवा देते हैं HCl से। अब हाइड्रोजन पे क्या होता है मैम? हाइड्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे है माइनस चार्ज, यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन है? क्या H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है कि Cl माइनस? मैम H पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, यानी H पॉजिटिव यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम कर रहा है। बता दो भाई अब क्या होगा? सेम ऐसा सवाल हम कर चुके हैं, सेम ऐसा सवाल कहाँ कर चुके हैं? जस्ट पीछे। मैम जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या मिलेगा? लेट अस सपोज इस हर जगह यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। मैम ये जो देखिए ये जो प्रोटॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो चुका है, दैट मीन्स यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा CH3 पॉजिटिव, क्योंकि ये तीनों कार्बन यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, है ना जी। उसके बाद क्या मिलेगा? सॉरी इसको दूसरी तरीके से बनाती हूँ मैं, CH2H पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन मैं पहले पूरा प्रोसीजर समझाऊंगी कि हुआ कैसे। तो ये जो प्रोटॉन था वो कहाँ आया मैम? ये जो प्रोटॉन था वो इस वाले कार्बन पर आ गया। अब यहाँ पे मैम केवल सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ पर क्या है मैम? CH2 है, यहाँ पर क्या है मैम? CH2 है ना जी। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। चलो अब मुझे बताओ जरा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक क्या हो जाएगा यहाँ पर? मैम ये जो CH2 है वहां पर Cl माइनस अटैक कर जाएगा। अब अगर CH2 पे Cl माइनस अटैक कर रहा है बेटा, तो क्या ये CH3 पॉजिटिव, CH2 Cl ये नहीं रहेगा, पॉजिटिव को हटा देते हैं। क्या ये वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो जाएगा जिसमें हमें मिला CH3 CH2 Cl? क्या इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो गया हमारे पास? अरे भाई Cl कहाँ अटैक कर गया मैम? Cl जो था वो यहाँ पे अटैक कर गया, हमारे पास हाइड्रोजन जो था वो दूसरी जगह पर अटैक कर गया। बताइएगा क्या ये चीजें क्लियर हुई? CH3 CH2 Cl प्रोडक्ट हमारे पास बन गया ना मैम? बन तो गया, लेकिन इसकी आप एक बार मैकेनिज्म भी बता दीजिए। चलिए भाई इसी की हम एक बार मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो मैकेनिज्म में वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मैकेनिज्म में वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। याद रखना है आपको कि जो मैकेनिज्म होता है वो 3 स्टेप में पूरा होता है, यानी हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में पूरा होगा मैम? ये जो मैकेनिज्म है ना आपका, ये 3 स्टेप में पूरा होता है। बता दो भैया पहला स्टेप कैसा होगा मैम? पहला स्टेप होगा हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी पहले तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल होना क्या है हमारे पास। तो पहला हो जाएगा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहले तो मैम आप इलेक्ट्रोफाइल बना के दिखाइए कि भाई ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये इसकी हमारी फिर रिएक्शन होगी। तो हमारे पास क्या होगा भाई? हम क्या ले रहे थे मैम? आप HCl ले रहे थे। अगर आप HCl ही ले लेते हो तो क्या बन जाएगा बेटा? H पॉजिटिव बन जाएगा, Cl निगेटिव बन जाएगा। अब मुझे बता दो इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल है मैम? सीधी सी बात है, ये देखिए ये H पॉजिटिव बन गया, ये Cl माइनस, ये जो H पॉजिटिव बना ये क्या हो गया मैम? ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोफाइल। यानी पहले स्टेप में क्या हुआ मैम? फर्स्ट स्टेप ऑफ मैकेनिज्म में आपका इलेक्ट्रोफाइल बन करके रेडी हो चुका है, जो कि क्या है मैम? जो कि H पॉजिटिव है। किसने बनाया मैम? HCl से, क्योंकि यहाँ हमें HCl दे रखा था, इसलिए हमने क्या बना दिया मैम? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा मैम? अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा एल्कीन पे, यानी सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्टेप में तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, सेकेंड स्टेप में क्या होगा मैम? सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
ऑन रिएक्टेंट, जो हमारा रिएक्टेंट दे रखा है यानी जो एल्कीन दे रखा है उस पे क्या हो जाएगा मैम, हमारे रिएक्टेंट पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। ये रहा रिएक्टेंट, इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। भाई करवाते हैं अटैक। एल्कीन क्या दे रखी है, ये रख दे रखी है मैम आपको एल्कीन, आप ये ले लो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। बता दीजिए मैम कैसे अटैक करवाएंगे, बता दो भाई कैसे अटैक कराएंगे। जैसे ही अटैक कराएंगे हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, हमें रिसीव हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव। कैसे रिसीव हुआ मैम, ये वाला कार्बन जो है वो इधर गया जिसकी वजह से ये भी इधर मूव ऑन करा, हमें क्या रिसीव हो गया, हमें रिसीव हुआ मैम CH3 CH2 पॉजिटिव। क्या बन गया, हमें मिला मैम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, हमें मिला मैम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है जी, क्या रिसीव हुआ है मैम, हमें रिसीव हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब बचा है लास्ट एंड थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा मैम, ये जो कार्बोकैटायन यानी इंटरमीडिएट बना है ये अनस्टेबल है, बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं है, हमें अब इसको स्टेबलाइज करना होगा। कैसे स्टेबलाइज करेंगे, ये देखिए मैम ये Cl माइनस बचा था, ये जो Cl माइनस बचा था वो दोबारा इस कार्बोकैटायन पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा और क्या बन जाएगा मैम, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा बेटा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। थर्ड स्टेप में होगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। किसका एडिशन मैम, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। क्या हो जाएगा मैम, जो कार्बोकैटायन है वहां पर न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन दिखा देगा, जहां पे कार्बोकैटायन है वहां क्या होगा मैम, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। देखो कैसे दिखाएगा, समझो। हमारे पास क्या हुआ, क्या दिया हुआ है मैम, कार्बोकैटायन दिया हुआ है। सेम चीज यहां पर आप मेंशन कर दो, जैसे कि CH3 CH2 पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल क्या है मैम Cl माइनस। ये देखो भाई Cl माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा मैम, अब ये एडिशन रिएक्शन दिखा देगा। जैसे ही एडिशन रिएक्शन दिखाएगा क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा CH3 CH2 Cl। क्या रिसीव हो गया मैम, हमें हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो गया। क्या रिसीव हुआ मैम, यहाँ हमें हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है। नाउ बेसिकली क्या रिसीव हो गया, हमें हमारा प्रोडक्ट रिसीव हो गया। एक बार वापस समझाती हूँ, समझो। हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें एक एल्कीन के का बेसिकली HCl के साथ में रिएक्शन करवाई जा रही थी, मेजर प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा मिल गया था, डन। अब इसकी मैकेनिज्म समझनी थी, तो जब भी आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखोगे वो 3 स्टेप में होती है। अच्छा समझो, अगर ये सवाल तुमसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो ये सारी की सारी चीजें लिखना मस्ट है, जरूर लिखना। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैम 10 नंबर में हम सिर्फ इतना सा कैसे लिखें, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो बेटा अभी ऑर्गेनिक है, हम इसमें बहुत सारी स्टोरी भी नहीं लिख सकते, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, आपने डाला फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब आप यहाँ पे थ्योरी लिख सकते हो कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वी हैव टेकन HCl एज अ रिएक्टेंट एंड आफ्टर द ब्रेकेज ऑफ HCl it is being converted into H positive and Cl negative, where H positive is a proton and Cl minus is a chloride ion which is nucleophile and the proton is behaving like a इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरीके से हर एक स्टेप में आप थोड़ी थोड़ी थ्योरी ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपका क्वेश्चन भी लंबा दिखेगा। और ऑर्गेनिक में तो मैकेनिज्म के बिना आंसर इनकम्प्लीट है। जब भी ऑर्गेनिक का एग्जाम देना, आप फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब एग्जाम होगा, अगर मैकेनिज्म है तो बेटा लिख कर आओगे तुम, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए चाहे लॉन्ग में। मैकेनिज्म जनरली शॉर्ट में पूछते नहीं है, लॉन्ग में ही पूछते हैं। तो जब मैकेनिज्म आएगी लिख कर आओगे, क्योंकि अगर आप मैकेनिज्म नहीं लिखोगे तो आप आधा आंसर ही करके आ रहे हो, और आधे आंसर करोगे तो मार्क्स भी देखो ऐसे ही मिलने वाले हैं, है ना। तो ऑर्गेनिक की कॉपी लिखने का भी तरीका है। इन देखो ये सब जो स्टेप्स हमने करे इनकी थ्योरी मेंशन कर देना, जो भी अपने वर्ड्स में मेंशन कर सको अच्छे से, और ये मैकेनिज्म लिखना जरूरी है। और एक और चीज, मैकेनिज्म लिखते टाइम अगर तुम एरो लगाना भूल रहे हो तो फिर तुम बेवकूफी कर रहे हो। अभी से मैं तुम्हें ये चीज समझा रही हूँ, अब मैकेनिज्म लिखते टाइम एरो लगाना बेटा बिल्कुल नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं। अभी से अपने बेसिक्स क्लियर करो, ताकि कल को आगे चल के अपने एग्जाम्स आगे दो। बहुत सारे एग्जाम्स, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन भी है आपसे शेयर करने के लिए।
एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ बेटा कि जैसे अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, आगे चल के अभी आपको प्रिपरेशन करनी होगी, आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, आप जीपैट की तैयारी कर सकते हो, आप नाइपर की तैयारी कर सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हो, आप फार्मासिस्ट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्स फॉर योर फील्ड, आपकी फील्ड के टॉप मोस्ट एग्जाम्स। और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं उनका ड्रीम होगा इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का। तो टाइम यही सही है बेटा, कहीं आगे चलकर बहुत देर ना हो जाए, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। देखो पीओसी और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, वो एकदम टॉप नॉच क्लासेस हो रही हैं। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो एकदम इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है ताकि कल को आगे चलकर जब आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो पक्का आपकी रैंक आए। अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से इंप्रूव करना चाहते हो, या फिर अगर आप पर्टिकुलर उस एग्जाम की अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल मैम मुझे ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी करनी है, आप अभी से अगर उसकी तैयारी करना चाहते हो, या अगर आपको जीपैट की तैयारी करनी है और आप अभी से तैयारी करना चाहते हो, तो बेटा ये कुछ कोर्सेस हैं जिसको आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। जैसे जीपैट के लिए अर्जुना बैच जो है वो हमारे पास, अर्जुना 2-3 तरीके का हमारे पास बैच है। आपको ये 2026 के लिए भी मिलेगा, 2027 के लिए भी मिलेगा और 2028 के लिए भी मिलेगा। आप जो मर्जी हो वो दे सकते हो, जब भी आपको एग्जाम देना हो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब इस बैच को ज्वाइन करने में क्या फर्क पड़ेगा मैम, इस बैच को अगर हम ज्वाइन करते हैं ना तो हमें पर्टिकुलर उस एग्जाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें हम उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। जैसे किस लेवल के सवाल आते हैं, सेमेस्टर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में जो डिफरेंस होता है, जो एक थिन लाइन होती है, उस डिफरेंस को क्लियर करना ही आपको इन बैचेस में बताया जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, लाइव लेक्चर्स, पर मेंटोर की परफेक्ट गाइडेंस दी जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप अभी से इन एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और बहुत सारी क्वेरीज के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ये हमारी टीम आपका कॉल रिसीव करेगी। कोई भी आपको डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी, आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी यहाँ पर रिजॉल्व करवा दी जाएगी। तो अगर आपको एक एग्जाम देना है, अगर आपका मोटिवेशन है कि आपको ये सारे एग्जाम्स देने हैं, तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारी डिटेल्स के लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें, वो आपको सारी क्वेरी आपकी रिजॉल्व करेगी। डन। तो हम कहाँ थे मैम, आपने हमें बेसिकली मैकेनिज्म करवा दी थी। किसकी मैकेनिज्म करवाई थी मैम, हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म कर ली थी, जो कितने स्टेप में हो रहा था मैम, जो कि 3 स्टेप में हो रहा था। अब हम एक नई चीज समझते हैं बेटा, नई तो नहीं है लेकिन बहुत बेसिक है, नई तो नहीं है लेकिन ये बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, लिखिएगा। नाउ एल्कीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लिखना, नाउ एल्कीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एल्कीन्स कितने टाइप की होती है मैम, जो एल्कीन्स होती है ना वो हमारे पास 2 टाइप की होती है। भाई कौन कौन से टाइप की एल्कीन होती है मैम, जो पहली एल्कीन होती है, जो पहली टाइप की एल्कीन होती है वो होती है सिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सी एल्कीन होती है मैम, जो पहली टाइप की हमारे पास एल्कीन होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। और जो दूसरी एल्कीन होती है वो कौन सी होती है मैम, जो दूसरी एल्कीन होती है वो होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सी एल्कीन हो जाएगी मैम, वो हो जाती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब ये बताइए मैम, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का क्या मतलब है। बेटा ऐसा समझो, अगर एल्कीन है, एल्कीन के दोनों तरफ सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, तो वो कैसी एल्कीन हो जाएगी मैम, तब वो हो जाएगी सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन अगर किसी एल्कीन की तरफ दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल ग्रुप्स लगे हुए, यानी एक की तरफ दूसरा ग्रुप लगाए, दूसरे कार्बन की तरफ दूसरा ग्रुप लगाए, तो वो कैसी हो जाएगी मैम, तब वो हो जाएगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन्स बोले तो क्या हो सकता है मैम, व्हेन एल्काइल या हाइड्रोजन आर सेम ऑन बोथ साइड ऑफ कार्बन एटम, तो क्या हो जाएगा मैम, सिमेट्रिकल एल्कीन। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन इसकी हो जाएगी व्हेन हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप्स आर सेम on both side of carbon atom, on both side of carbon atom, then it is called a symmetrical alkene.
क्या बोलते हैं इसको मैम? इसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट मैम? दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है जी, इतनी चीजें क्लियर हुई। इसको क्या बोल देंगे मैम? इसको बोल देंगे हम सिमेट्रिकल एल्कीन। चलो भाई बता दो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगा? मैम जब हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप दोनों साइड में सेम नहीं होंगे, दोनों साइड में अलग अलग होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे मैम? उसको हम बोल देंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई मैम? इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन हाइड्रोजन और alkyl groups are different on both of the sides, are different on both of the sides। जब ये दोनों कैसे होंगे? बोथ डिफरेंट होंगे, बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ कार्बन एटम। जब कार्बन एटम के दोनों साइड में ये लोग कैसे होंगे मैम? ये लोग डिफरेंट होंगे। देन इसको क्या बोला जाता है मैम? देन इट इज कॉल्ड एज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? लिख लो, देन इट इज कॉल्ड एज एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। समझ आई बात? क्या बोलेंगे इसको मैम? इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब मैम आपने क्यों बताया कि क्या सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, क्या अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है? समझिएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होती है उन्हीं पर केवल और केवल आपका मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। फिर से रिपीट करती हूं मैं, जो हमारा मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, यानी जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, वो किस पे अप्लाई होता है बेटा? वो केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे अप्लाई होता है। इसीलिए मैंने पहले आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बताया, यानी जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा वो किस पर अप्लाई होगा मैम? वो केवल और केवल हमारे पास, सॉरी, जो हमारा मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का होगा वो केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही एप्लीकेबल है। यानी यहां पर मैं क्या लिख सकती हूँ? यहां पर आप अपनी कॉपी में एक लाइन भी लिख सकते हो कि जो आपका मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का है वो कहां वैलिड होगा मैम? वो केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही वैलिड होगा। लिख दूं मैं? लिख देती हूँ भाई, यहां पर लिख देती हूँ मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनिकॉफ rule is applied, कहां पे अप्लाइड होता है? is applied on unsymmetrical alkenes। किस जगह अप्लाई होगा मैम? केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर ही अप्लाइड होगा मैम, केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स पर ही अप्लाइड होगा। तो मैम आप हमें अब बता भी दीजिए कि क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो बेटा जो सबसे पहले आपकी हेडिंग आएगी वो क्या आ जाएगी? सबसे पहले बेटा अपनी हेडिंग डाल दीजिए मार्कोनिकॉफ रूल। पहली हेडिंग आपकी आ जाएगी मार्कोनिकॉफ रूल। किस पे वैलिड होता है मैम? केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही वैलिड होता है। ठीक है, अच्छा मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में सबसे पहले बताइए क्या होता है मैम? सबसे पहली चीज अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है वो रशियन केमिस्ट ने दिया था। किसने दिया था मैम? रशियन केमिस्ट ने दिया था, जिनका नाम था मार्कोनिकॉव्स। इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसको मार्कोनिकॉव्स रूल भी कहा जाता है। तो मैं क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैं लिखूंगी दिस रूल वाज गिवन बाय, सबसे पहले लिखेंगे दिस रूल वाज गिवन बाय रशियन केमिस्ट। किसने दिया था मैम ये रूल? रशियन केमिस्ट ने दिया था। कौन थे वो रशियन केमिस्ट मैम? रशियन केमिस्ट थे मार्कोनिकॉव। कौन रशियन केमिस्ट थे मैम? रशियन केमिस्ट थे मार्कोनिकॉव। ठीक है जी, ये रूल किसने दिया था मैम? दिस रूल वाज गिवन बाय रशियन केमिस्ट मार्कोनिकॉव। दैट्स व्हाई दिस रूल इज आल्सो नोन एज, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज, इसको और क्या बोलते हैं मैम? दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज, क्या बोला जाता है मैम? इसको बोला जाता है मार्कोनिकॉव्स रूल। इसको बोला जाता है मार्कोनिकॉव्स रूल। क्यों भाई? क्योंकि मैम मार्कोनी नाम के साइंटिस्ट ने हमें ये रूल दिया था, जो कि रशियन के केमिस्ट थे, रशिया के केमिस्ट थे। डन। तो हमारे पास क्या हो गया मैम? सबसे पहले तो हमें ये लाइन जाकर के लिख देनी है। उसके बाद इस रूल में होता क्या है मैम ये तो बताइए। तो लिखिएगा बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब आप लोग मुझे बताइए कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल हमारे पास होना क्या क्या है भाई, बता दो।
देखो, इन एनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोफाइल के टर्म्स में बताऊंगी, तो लिखिएगा इन एनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन एनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो अभी हम पढ़ के आए हुए हैं, इन एनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल goes to that carbon atom, goes to that carbon atom, बता दो भाई, अब इतनी मैंने हिंट दे दी, अब थोड़ा तो आप भी बताइए। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है मैम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल गोज टू दैट कार्बन एटम, जहां पर क्या होंगे मैम? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। वेयर goes to that carbon atom where more number of hydrogen atoms are there, more number of hydrogen atoms are there, जहां पर क्या होते हैं मैम? जहां पर हाइड्रोजन एटम हमारे पास में काफी ज्यादा होते हैं। यानी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे मैम? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हम बोल देंगे किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल एल्कीन के उस कार्बन एटम पे जाना प्रेफर करता है जहां पर क्या होता है मैम? जहां पर हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते हैं। जहां पर क्या होते हैं मैम? जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा होते हैं। अब ये मैंने किसके टर्म में बताया? ये मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के टर्म्स में। सिमिलरली बेटा अगर मैं इसको बताना चाहूं न्यूक्लियोफाइल के टर्म्स में, सिमिलरली अगर मैं इसको बताना चाहूं न्यूक्लियोफाइल के टर्म्स में, तो बताओ मैं क्या बताऊंगी? मान लो मैंने न्यूक्लियोफाइल के टर्म्स में बताया, तो बताइए, तब हम बताएंगे मैम न्यूक्लियोफाइल goes to that carbon atom of alkene न्यूक्लियोफाइल एल्कीन के उस कार्बन एटम पे जाना चाहता है जहां क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल वहां जा रहा है जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। अब न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा मैम? सीधी सी बात है, न्यूक्लियोफाइल एल्कीन के उस कार्बन एटम पे जाना चाहेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोफाइल गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ एल्कीन वेयर less number of hydrogen atoms are present, where less number of hydrogen atoms are present। कहां जाना चाहेगा मैम? वहां जाना चाहेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। समझ आया मार्कोनिकॉफ की नहीं समझ आया? फिर से समझो, मार्कोनिकॉफ अप्लाई कहां होता है? मैं 3 पॉइंट्स बताऊंगी, केवल 3 पॉइंट समझने, उंगलियों पे 3 पॉइंट्स गिनो। पहला पॉइंट होता है मैम कि मार्कोनिकॉफ केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही वैलिड होगा, बाकी किसी भी चीज पर वैलिड नहीं, सिमेट्रिकल पे वैलिड नहीं है, केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही वैलिड है। दूसरा पॉइंट मैम, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो केवल वहां जाना प्रेफर करेगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। कहां जाना प्रेफर करेगा मैम? जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तीसरा पॉइंट, अगर हम इसको न्यूक्लियोफाइल के टर्म्स में देखेंगे मैम, तो न्यूक्लियोफाइल वहां जाना प्रेफर करेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। बस ये 3 पॉइंट पे पूरा मार्कोनी याद होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वैलिड है। दूसरी चीज, अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल वहां जाएगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। क्या मार्कोनिकॉफ क्लियर है? पूरा मार्कोनिकॉफ 3 उंगलियों पे मैंने कवर करवा दिया। क्या क्लियर है? आई होप मार्कोनिकॉफ क्लियर होगा। क्या मैम ये पूरा हो गया? बेटा बिल्कुल नहीं, बिना एग्जाम्पल के कैसे कोई चीज पूरी हो जाएगी मेरी? तो मुझे एग्जाम्पल करवाना तो बहुत जरूरी है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये कैसी एल्कीन है मैम? ये आपकी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपको गिवन है ना जी। अब इसमें अटैक कौन कर रहा है बेटा? H पॉजिटिव Br माइनस। H पॉजिटिव क्या है? अब ये चीजें मैं कुछ कुछ लिख देती हूँ। अब ये कौन सी एल्कीन दे रखी है मैम? ये आपको दे रखी है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये आपको दे रखी है मैम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये H पॉजिटिव क्या दे रखा है मैम? ये दे रखा है इलेक्ट्रोफाइल। Br माइनस क्या दे रखा है मैम? Br माइनस दे रखा है हमें न्यूक्लियोफाइल। अब मुझे जरा बता दीजिए यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा मैम? आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। इधर केवल 1 हाइड्रोजन एटम है, इधर 2। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा मैम? न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो बता दो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा मैम? ये CH3 एज इट इज रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH, इस CH पे किसने अटैक कर दिया मैम? Br ने अटैक कर दिया। और हमारे पास क्या आ जाएगा?
बता दो भाई। और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 था, इसने यहाँ पर अटैक कर दिया, क्या बन जाएगा मैम, सीधी सी बात है ना, CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। किसके अकॉर्डिंग हुआ है मैम, ये हुआ है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। ये हुआ अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल। किसके अकॉर्डिंग करवाया ये मैम, ये आपने करवा दिया मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग। अगर मार्कोनिकॉव पे शॉर्ट नोट आता है तो बेटा ये पूरा शॉर्ट नोट आप लिख कर आएंगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी दोनों पूछा जाएगा। अब मार्कोनी तो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया, अब अगली बारी किसकी है, अगली बारी बेटा आपकी आएगी एंटी मार्कोनिकॉव्स की। अगली बारी आती है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। पहली चीज यहां पर भी ये चीज मेंशन कर देना कि इट इज वैलिड ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सबसे पहली चीज तो यहां पर लिख दो कि इट इज वैलिड फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। किसके लिए वैलिड है मैम, केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ही ये वैलिड है। किसके लिए वैलिड होगा मैम, आपका जो एंटी मार्कोनिकॉव रूल है ना, ये केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही वैलिड है। समझ गई भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए वैलिड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम, एंटी मार्कोनिकॉव में होता क्या है समझिएगा। एंटी मार्कोनिकॉव को हम परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं या फिर खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। परोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं मैम, क्योंकि ये किसी परोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इस वजह से हम इसको परोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। और इसमें ये क्या होता है मैम, मार्कोनी का जस्ट अपोजिट होता है। क्योंकि ये मार्कोनी का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए इस रूल को हम एंटी मार्कोनिकॉव्स भी बोलते हैं। यहां पर नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इट इज ऑल्सो नोन as Kharash effect. It is also known as Kharash effect और peroxide effect। और दूसरा क्या होता है मैम, दूसरा हमारे पास होता है peroxide effect। peroxide effect क्यों, क्योंकि मैम ये रिएक्शन किसी peroxide की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं मैम, इट इज ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, बिकॉज या ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और कौन सा पेरोक्साइड हम यहां पर ले सकते हैं मैम, अरे यार, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कौन सा पेरोक्साइड ले सकते हैं मैम, H2O2 आप एक पेरोक्साइड ले सकते हो, है ना। तो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होता है मैम, सबसे पहले तो एंटी मार्कोनिकॉव अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे पहला पॉइंट। दूसरा, यही पहला पॉइंट में इसको इन्वॉल्व करो कि जो हमारा एंटी मार्कोनिकॉव होता है उसको हम खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। पेरोक्साइड यानी कि मैम H2O2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, ये हमारे पास होता है। उसके बाद में अगर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, बताओ भाई एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए मैम, ये मार्कोनी का जस्ट अपोजिट होता है। और मार्कोनी मैं आप लोगों को करा चुकी हूं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या कोई भी हाइड्रोजन एटम बताओ कहां जाना प्रेफर करेगा मैम, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन एटम goes to that carbon atom of double bond, goes to that carbon atom of double bond which have लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जहां पर क्या होंगे मैम, जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहां पर जाना प्रेफर करेगा। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव मैम, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल या कोई हाइड्रोजन कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर है तो वो कहां जाना प्रेफर करेगा मैम, वो उस जगह पर जाना प्रेफर करेगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमें अवेलेबल करवाए जाएंगे। अब मैम इसका एक एग्जाम्पल भी बता दीजिए, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल तो समझना ही नहीं है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है तो हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या ले लिया हमने मैम, यहाँ आपने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे मैम, HBr के साथ ही करवा दीजिए, जिसमें H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Br पे निगेटिव। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम कह लो या फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि ये रिएक्शन H2O2 की प्रेजेंस में होती है। किसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी मैम, ये जो रिएक्शन आपने बताई है ना, ये H2O2 की प्रेजेंस में होती है। अब जरा बता दो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा मैम, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे।
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मैम यहाँ पर है, यानी ये कहाँ जाना चाहेगा मैम, यहाँ पर जाना चाहेगा। तो बता दीजिए भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा मैम, बहुत इजी है। अब हमें प्रोडक्ट रिसीव हो जाने वाला है CH3, यहाँ पर एक प्रोटॉन चला गया, दैट मीन्स ये हो गया CH2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा हमारे पास में CH2Br। तो ये क्या रिसीव हो गया मैम, ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। किसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट रिसीव हुआ मैम, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें ये प्रोडक्ट रिसीव हो गया है। क्या रिसीव हो गया मैम, हमें ये प्रोडक्ट रिसीव हो चुका है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिएगा, दैट इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व करती है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इट इन्वॉल्व्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करती है, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कौन सी मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करेगी मैम, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इन्वॉल्व कर देती है। क्या वो मैकेनिज्म समझा दूं मैं आप लोगों को, बताइएगा, क्या वो मैकेनिज्म समझा दूं यहाँ पर। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों चीजें हमने बहुत अच्छे से देख ली हैं। बचा रह गया हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आज के क्लास में नहीं, लेकिन अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगी मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि वो मैकेनिज्म इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लॉन्ग में सवाल बन सकता है वो। ठीक है जी। तो लॉन्ग का जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज मार्क, हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझना है, वो लॉन्ग में बन सकता है। अगली क्लास में हम उस मैकेनिज्म को कवर करेंगे। देखो आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया मैम, आज के क्लास में आपने बेसिकली हमें कवर कराया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, किस तरीके से ये रिएक्शन होगी, एंड एंटी मार्कोनी और मार्कोनिकॉफ रूल क्या था। तो सबसे पहले तो हमने टर्म समझे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्कीन, की भाई किस तरीके से एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद हमने इसकी पूरी मैकेनिज्म समझी है यहाँ पे, जो कि 3 स्टेप में होती है। आफ्टर देन बेटा हमने देखा है कि एल्कीन 2 टाइप की होगी, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दोनों चीजें हमने समझी। और जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है उसी पर वैलिड होता है मार्कोनी एज वेल एज एंटी मार्कोनी। तो यहाँ पे सारी चीजें मार्कोनी के बारे में लिखी है विद एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी एंटी मार्कोनी के बारे में विद एग्जाम्पल। अब एंटी मार्कोनी फॉलो करता है रेडिकल मैकेनिज्म को, हो सकता है ये एंटी मार्कोनी के साथ रेडिकल मैकेनिज्म पूछ ले, या हो सकता है इंडिविजुअली पूछ ले। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी इस फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म, 10 मिनट का क्लास होगा, इंपॉर्टेंट है वो मैकेनिज्म, बिल्कुल भूलना मत। आज के क्लास को प्रॉपर बेटा रिवीजन करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंस शुरू में ही बता दी थी। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।